दोस्तों हाल ही में मैंने फियर स्ट्रीट प्रॉम क्वीन फिल्म को देखा है, जो कि एक अमेरिकन स्लैशर फिल्म है और इस फिल्म को मैट पामर डायरेक्ट किए हैं। ये फियर स्ट्रीट फ्रेंचाइजी की एक फिल्म है जिसमें 3 फिल्में पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन इस फिल्म को समझने के लिए आपको पिछली कोई भी फिल्म देखने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये एक स्टैंड अलोन फिल्म है। वैसे मैंने अपने चैनल पे फियर स्ट्रीट की पिछली तीनों फिल्मों को भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो हाँ, जिन्हें फिर भी देखने का मन है उनके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। और जो हल्की फुल्की कनेक्शन इस चौथे फिल्म में हैं, उन्हें मैं स्टोरी के दौरान या फिर थियरीज के दौरान एक्सप्लेन करता चलूंगा, ताकि आपको इस वीडियो को समझने के लिए कुछ और देखने की जरूरत ना पड़े। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी 1988 में सेट है, जहां हम शेडी साइड टाउन के सीनियर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को देखते हैं। अब जिन्हें शेडी साइड टाउन के बारे में नहीं पता, उन्हें बता दूं कि फियर स्ट्रीट के यूनिवर्स में 2 टाउन्स हैं जो कि अगल बगल में ही हैं, और इनका नाम है शेडी साइड एंड सनीवेल। जहां सनीवेल अमेरिका की सबसे अमीर और सेफ टाउन है, वहीं शेडी साइड में हमेशा कत्लें होती हैं और लोग मानते हैं कि इस जगह और यहाँ के लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है। अब शेडी साइड में ये सब एक कर्ज के कारण हो रहा था, जो कि फाइनली 1994 में जाके खत्म हुआ था। और क्योंकि इस फिल्म की कहानी 1988 में सेट है, तो इस टाइम पे वो कर्ज चल ही रहा होगा। इस कर्ज के बारे में अपन वीडियो के एंड में वापस से बात करेंगे। फॉर नाउ हम फियर स्ट्रीट प्रॉम क्वीन की कहानी पे फोकस करते हैं। सो यस, शेडी साइड के सीनियर हाई स्कूल में प्रॉम नाइट आने वाला है, जिसमें प्रॉम क्वीन बनने के लिए 6 लड़कियां खड़ी हुई हैं। सबसे पहली लड़की है लोरी ग्रेंजर, जो कि इस फिल्म की मेन लीड है। देन आती है क्रिस्टी रेनॉल्ड, जो कि साइड में ड्रग बेचने का काम भी करती है। फिर आती है टिफनी फैल्कनर, जो कि स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबको लगता है कि टिफनी ही प्रॉम क्वीन बनेगी। टिफनी का एक मीन गर्ल्स वाला गैंग भी है, जिसे ये लोग वुल्फ पैक कहती हैं, और इस गैंग में टिफनी लीडर है। उसके अलावा मेलिसा, लिंडा और डेबी भी है, और ये तीनों भी प्रॉम क्वीन के लिए खड़ी हुई हैं। अब तक आप व्यूअर्स ये भी समझ गए होंगे कि टिफनी काफी बदमाश है। आई मीन वो और उसका गैंग दूसरी लड़कियों को बुली करती हैं, और क्योंकि टिफनी अमीर एंड पॉपुलर है, तो कोई उसे कुछ बोल भी नहीं पाता। स्कूल के प्रिंसिपल का नाम वेलैंड है और स्कूल की वाइस प्रिंसिपल बर्किनरिज है। बर्किनरिज यहाँ बस अपना चलाती हैं। आई मीन वेलैंड प्रिंसिपल होने के बावजूद भी बस उसकी सुनता है, उसका कुछ नहीं चलता। नाउ कमिंग टू लोरी ग्रेंजर, वेल उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम मेगन है, जो कि अक्सर नशे में रहती है। वैसे मेगन आर्ट और क्राफ्ट में काफी ज्यादा अच्छी है। हम समझ पाते हैं कि टिफनी यहाँ ग्रेंजर को काफी बदनाम करने लग गई थी, क्योंकि ग्रेंजर भी प्रॉम क्वीन बनने के लिए खड़ी हुई थी। दरअसल शेडी साइड में ऐसी कहानी फैली हुई थी कि ग्रेंजर की मॉम उसके पिता को समाप्त कर दी थी उनके प्रॉम के टाइम पे। हुआ ये था कि पास्ट में ग्रेंजर की माँ का एक बॉयफ्रेंड था, और तब ग्रेंजर की माँ ग्रेंजर से ही प्रेग्नेंट थी। देन फॉर सम रीजन वो अपने बॉयफ्रेंड को समाप्त कर दी थी, ऑल्दो ये चीज कभी प्रूव नहीं करी जा सकी। सो यस, टेक्निकली ग्रेंजर की माँ इनोसेंट है, लेकिन शहर में सबको लगता है कि कातिल वही थी। तो इसी बात पे टिफनी और उसकी वुल्फ पैक ग्रेंजर को बुली करती हैं। नाउ ग्रेंजर एक बर्गर शॉप में पार्ट टाइम जॉब भी करती है, क्योंकि उसके घर में पैसों की दिक्कत चल रही है। देखो, फाइनेंशियल इश्यूज हर किसी की लाइफ में आती रहती है। मेरी लाइफ में भी आए थे और मेरे दोस्तों की लाइफ में भी आते रहे हैं। सिमिलर केस इस कैरेक्टर ग्रेंजर का है, और ऐसे में वो इस्तेमाल कर सकती थी बिनोमो ऐप का। बिनोमो की मदद से आप अच्छी सेकेंडरी इनकम जनरेट कर सकते हो। ये एक बढ़िया और सेफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप ट्रेडिंग करके डेली अर्निंग कर सकते हो। तो अभी जाके बिनोमो को डाउनलोड करो डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिए गए लिंक से, और स्क्रीन पे दिख रहा मेरा प्रोमो कोड यूज करो, ताकि आपको मिले 2x यानी डबल द बेनिफिट्स। अब इस ऐप का ट्रेडिंग इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है, जहां पे ग्राफ्स ऊपर नीचे जाते हैं, और आपको बस ये प्रेडिक्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगी या नीचे। अभी मैं यूज करने वाला हूं ट्रेडिंग सिग्नल्स का, जो मुझे बताएगा कि मुझे अप लेना चाहिए या फिर डाउन। सिग्नल्स के हिसाब से मुझे अप लेना चाहिए, तो मैं अप पे ट्रेड कर रहा हूं। चलो देखते हैं क्या होता है। देखा, मैंने तुरंत प्रॉफिट कमा लिया। और चेरी ऑन टॉप है बिनोमो का विड्रॉल सिस्टम, जो कि एक क्लिक में पैसे डायरेक्टली आपके अकाउंट में भेज देगा। इनफैक्ट अगर आप अपने फ्रेंड को रेफर करते हो, तो आपको मिलेगा 10 से 20 डॉलर्स तक का बोनस। आपके फ्रेंड को भी $10 बोनस मिल सकता है बाय वेरीफाइंग द अकाउंट। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिया गया है, उसका यूज करो और बिनोमो ऐप डाउनलोड करो। और हाँ, स्क्रीन पे दिख रहे मेरे प्रोमो कोड का यूज करना मत भूलना टू गेट 2x रिवॉर्ड्स।
कमिंग बैक टू स्टोरी, हम आगे समझ पाते हैं कि टिफनी का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम टाइलर है और टिफनी हमेशा टाइलर को कंट्रोल करने की कोशिश करती रहती है। इनफैक्ट टाइलर कहीं ना कहीं टिफनी से खुश नहीं है। वहीं ग्रेंजर भी टाइलर को पसंद करती है और कहीं ना कहीं टाइलर भी ग्रेंजर की तरफ अट्रैक्टेड है। खैर उस रात ग्रेंजर अपने घर जाती है जहां उसकी मॉम ग्रेंजर के इस प्रॉम वाली बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। ग्रेंजर को लगता है कि उसकी मॉम को प्रॉम वगैरह से ट्रॉमा है। क्यों? क्योंकि उनके प्रॉम के टाइम पे ही बॉयफ्रेंड को खत्म करने वाला वो सारा कांड हुआ था। वहीं टिफनी की बात की जाए तो उसके घर में उसकी मॉम नैन्सी और उसके पिता डैन दोनों इस प्रॉम क्वीन वाली कंपटीशन को लेकर काफी सीरियस थे। अब अगर आपको याद हो तो क्रिस्टी रेनॉल्ट भी प्रॉम क्वीन बनने के लिए खड़ी हुई थी, जो कि इन सबसे अलग है और हम उसे रात को ड्रग डीलिंग करते हुए देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो पैसे वगैरह लेके एक सुनसान एरिया में जाती है, एक रेड कोट और मास्क पहना आदमी क्रिस्टी पे हमला करके उसे समाप्त कर देता है। अब अगली सुबह स्कूल में थोड़ी पॉलिटिक्स वगैरह शुरू हो गई थी फॉर ऑल दिस प्रॉम क्वीन थिंग और इसी बीच कोई ये बात नोटिस नहीं करता कि क्रिस्टी एकदम से गायब है। लेकिन मेगन यहाँ क्रिस्टी के बॉयफ्रेंड जिमी से उसके बारे में जरूर पूछती है क्योंकि मेगन की प्रॉम ड्रेस क्रिस्टी के पास ही थी। जिमी का कहना था कि पिछली रात से ही क्रिस्टी वापस नहीं आई है। वहीं हम फिर से उस रेड कोट और मास्क वाले किलर को देखते हैं जो कि सभी प्रॉम क्वीन के लिए खरी हुई लड़कियों को टारगेट करने का प्लान कर रहा था और यहाँ वो क्रिस्टी के फोटो पे एक क्रॉस डालता है एज वो क्रिस्टी को निपटा चुका है। खैर तो अगले दिन प्रॉम नाइट आता है जहां हमें बताया जाता है कि प्रॉम के एंड में 11 बजे रात को इस बात की वोटिंग होगी कि प्रॉम किंग और क्वीन किसे बनाया जाए। सभी कैंडिडेट्स को स्टेज पे बुलाया जाता है और क्योंकि क्रिस्टी नहीं आई थी तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तभी एकदम से टिफनी और उसकी वुल्फ गैंग की लड़कियां थोड़े छोटे कपड़ों में सरप्राइज परफॉर्मेंस देने लग जाती हैं ताकि इससे अट्रैक्ट होकर सभी वोट्स उन्हें दे दें। इस बात का ग्रेंजर को कोई अंदाजा नहीं था और परफॉर्मेंस के बाद ग्रेंजर वो श्योर कि अब तो उसे कोई वोट नहीं ही देगा। इस परफॉर्मेंस के बाद लिंडा उसका बॉयफ्रेंड एकांत जगह में जाते हैं ताकि ये लोग इंटीमेट हो सके। साथ ही लिंडा जो अपनी फ्लायर्स वगैरह बनाई थी प्रमोशन के लिए उसे भी बांट सके। लेकिन वहां लिंडा अपना फ्लायर्स फटा हुआ पाती है एंड देन अचानक से वही मास्क्ड आदमी लिंडा पे हमला करके उसे समाप्त कर देता है। देन वो लिंडा के बॉयफ्रेंड को भी बड़ी बेरहमी से उसके दोनों हाथ को अलग करके समाप्त करता है। वहीं प्रॉम के दौरान मेगन अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट का इस्तेमाल करके टिफनी का नकली हेड बनाई थी जो कि देखने में एकदम असली लगता था और इसे वो जूस वाले कंटेनर में डाल देती है। इसे देख सभी कुछ देर के लिए डर जाते हैं और टिफनी तो बहुत ज्यादा भड़कती है। अब हालांकि मेगन के लिए ये फन था लेकिन ग्रेंजर इस बात पे अपसेट होती है क्योंकि मेगन की इस हरकत के कारण अब ग्रेंजर को वोट्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि मेगन और ग्रेंजर बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो यस, इस बात पे कहीं ना कहीं मेगन और ग्रेंजर की दोस्ती बिखरने लग गई थी। ऐसे में मेगन प्रॉम से निकल जाती है और वो क्रिस्टी को ढूंढने में लग जाती है। अब प्रॉम के दौरान डेबी और उसका बॉयफ्रेंड जड बेसमेंट में जाते हैं जहां जड डेबी को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और दोनों यहाँ इंटीमेट होने का भी प्लान बना रहे थे। लेकिन तभी वो मास्क वाला किलर इन दोनों को भी इसी बेसमेंट में निपटा देता है। जड को तो वो चेन सॉ से समाप्त करता है और डेबी इलेक्ट्रिकल वायर्स में शॉक खा के खत्म होती है। इसी सब के बीच ग्रेंजर को किसी अनोनिमस इंसान से फ्लावर्स मिलता है और इसके कार्ड पे लिखा था होप यू डोंट चोक ऑन इट। अब जैसे ही टिफनी को पता लगता है कि कोई ग्रेंजर को फ्लावर्स दिया है तो वो जाके ग्रेंजर को उसकी मॉम वाली बात पे बुली करना शुरू करती है। टिफनी ये तक कहती है कि उसे पता है कि ग्रेंजर और उसके बॉयफ्रेंड टाइलर के बीच नैन मटक्का चल रहा है। नाउ टिफनी की वुल्फ पैक की एक लड़की मेलिसा उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि ग्रेंजर के लिए उसकी माँ वाली टॉपिक सेंसिटिव थी और इस बात को मेलिसा समझती थी। लेकिन टिफनी यहाँ मेलिसा को भी उल्टा सीधा सुना देती है। नाउ ग्रेंजर रोते हुए वॉशरूम में जाती है जहाँ मेलिसा ग्रेंजर को कंसोल करती है और उसे अपना मेकअप वगैरह देती है। इस बात पे टिफनी को इतना गुस्सा आता है कि वो मेलिसा की ड्रेस बिगाड़ देती है, सेइंग कि ये ड्रेस उसे टिफनी ही दी थी। इस पॉइंट पे ग्रेंजर और टिफनी के बीच डांस ऑफ शुरू हो जाता है जहां मेरे हिसाब से तो दोनों ही बेकार नाच रहे थे। लेकिन ग्रेंजर एटलीस्ट काम, कलेक्टेड और ग्रूव में थी, मतलब थोड़ा सही नाच रही थी। वहीं टिफनी अजीब तरह से नाचती है जिससे सभी लोगों पे टिफनी का इंप्रेशन खराब हो जाता है। और क्योंकि वोट करने का टाइम नजदीक था तो कहीं ना कहीं ग्रेंजर सबके दिलों को जीत ली थी, तो हाँ अब वो प्रॉम क्वीन बन सकती है। इसी बीच जब मेलिसा अपना ड्रेस चेंज करने गई होती है तो उसे ये मास्क किलर वहीं पे निपटा देता है। वैसे यहाँ हम व्यू से एक बात समझ पाते हैं कि किलर एक नहीं बल्कि दो है। वहीं मेगन की बात की जाए तो लोगों से बात करके मेगन को एहसास हो गया था कि लोग प्रॉम पार्टी से गायब हो रहे हैं। मेगन उस मास्क किलर की भी एक झलक देख लेती है जिससे वो श्योर हो गई थी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कोई तो है जो कि लोगों को समाप्त कर रहा है। दूसरी तरफ प्रॉम में वोटिंग होती है जहाँ सब ग्रेंजर को वोट देने लग गए थे। टाइलर भी टिफनी से ब्रेकअप करके ग्रेंजर के साथ डांस करता है और जैसे ही वो किस करने वाला होता है तो मेगन यहाँ आके इन्हें रोकती है और कहने लगती है कि यहाँ कोई किलर है। ये बात सुन के ग्रेंजर मेगन पे भड़कती है क्योंकि उसका जो इंटीमेट मोमेंट था वो खराब हो गया था। ग्रेंजर का कहना था कि मेगन सिर्फ प्रॉम नाइट को रुइन करने में लगी हुई है और आज का एक दिन ग्रेंजर के लिए अच्छा जा रहा है जो कि शायद मेगन से बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो सब कुछ बिगाड़ने पे तुली हुई है। ये सब सुन के मेगन एकदम अपसेट हो जाती है और पूरे फिल्म के दौरान हमें ऐसा लग रहा था मानो मेगन भी ग्रेंजर को पसंद करती थी। वैसे ये क्लियरली नहीं बताया
बताया गया है। सो जो भी हो, मेगन यहाँ से चली जाती है और टाइलर ग्रेंजर को लेकर सेक्लूडेड एरिया में जाता है ताकि दोनों इंटीमेट हो सके। तभी मास्क वाला किलर टाइलर पे हमला करके उसे समाप्त करता है और ग्रेंजर किसी तरह यहाँ से भागती है। वहीं मेगन स्कूल के बेसमेंट में चली गई थी जहाँ वो क्लियरली डेबी, जड और जेनिटर के मृत शरीर को पाती है। मेगन भी भागती हुई इसी तरफ आती है और समहाउ मेगन और ग्रेंजर मिल जाते हैं। अब ग्रेंजर को मेगन पे भरोसा हो गया था और ये दोनों लड़कियां बेसमेंट में भागने की सोचती हैं, लेकिन कातिल यहाँ अंदर आके बेसमेंट को लॉक कर चुका था। ऐसे में ये दोनों एक कमरे को लॉक करती हैं, देन उस कमरे के ऊपर वाली खिड़की को तोड़ के समहाउ बच के निकलने की कोशिश करती हैं। ये एस्केप काफी क्लोज आ गया था। आई मीन जो किलर था वो गेट को तोड़ के अंदर आ गया था, बट समहाउ दोनों निकल पाती हैं और इस एस्केप में मेगन के हाथ में चोट भी आ गई थी। खैर ग्रेंजर भागते हुए प्रॉम वाले एरिया में आती है और सबको वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन इस मोमेंट में प्रॉम क्वीन विनर की अनाउंसमेंट हो रही थी जिसे ग्रेंजर जीत गई थी। तभी कातिल बेस एरिया में आता है और वो सभी को मारना शुरू कर देता है। लाइक वो स्टूडेंट क्लेयर और जेरल्ड को खत्म करता है, देन वो प्रिंसिपल वेलेंट के हाथ को अलग कर देता है। इससे जगह पे पूरी अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन ग्रेंजर हिम्मत दिखा के अपने प्रॉम क्वीन क्राउन को किलर के आंख में घुसेड़ देती है। इससे किलर विचलित होता है और सभी उसे पकड़ लेते हैं। अब यहाँ किलर का मास्क हटाया जाता है और हम समझ पाते हैं कि किलर एक्चुअली में टिफनी के पिता डैन है। जी हाँ दोस्तों, डैन सभी प्रॉम क्वीन कंटेस्टेंट्स को इसलिए खत्म कर रहे थे ताकि उनकी बेटी टिफनी प्रॉम क्वीन बन सके। इस बात से टिफनी और उसकी मां नैन्सी भी एकदम शॉक थी। जो भी हो, पुलिस यहाँ के डैन को गिरफ्तार करती है एंड एवरीथिंग वाज अंडर कंट्रोल। पुलिस यहाँ मेगन को अस्पताल भिजवाती है क्योंकि उसके हाथ में चोट आई थी। देन पुलिस वाले टिफनी और ग्रेंजर को भी घर तक छोड़ते हैं और टिफनी यहाँ ग्रेंजर से माफी मांगती है। ये दोनों टिफनी के घर में ही वेट करते हैं क्योंकि रीसेंट ट्रॉमा के बाद दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए था। स्पेशली टिफनी को चाहिए था जो कि बहुत डरी हुई थी। दूसरी तरफ टिफनी की मां से पुलिस पूछताछ कर रही थी और नैन्सी कह रही थी कि उन्हें जल्द से जल्द अपनी बेटी के पास जाना है एज उनकी बेटी अकेली होगी। पुलिस वाले भी नैन्सी की बात समझते हैं और उसे छोड़ देते हैं और फाइनली नैन्सी अपने घर पे आती है। इस पॉइंट पे हम भी उसको पता लगता है कि दूसरी किलर नैन्सी है। इनफैक्ट टिफनी खुद इस सब प्लान में मिली हुई है और वो शॉक्ड होने का बस नाटक कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, अब ये माँ बेटी मिलकर ग्रेंजर को समाप्त करने आगे बढ़ती हैं। अब इस पॉइंट पे एक बहुत बड़ी सीक्रेट रिवील होती है। दरअसल ग्रेंजर के जो पिता थे वो पहले नैन्सी के साथ थे और लेटर वो ग्रेंजर की माँ को पसंद करने लग गए थे। तो नैन्सी ही उन्हें इस बात के लिए समाप्त कर दी थी और इस बात का पूरा इल्जाम ग्रेंजर की माँ के सर पे गया। जी हाँ, भले ये कभी प्रूव नहीं हुआ कि ग्रेंजर के पिता को कौन मारा था, लेकिन इस इल्जाम का बोझ जो है वो तो ग्रेंजर की माँ और ग्रेंजर ही सालों से लेके घूम रहे थे। अब इस पॉइंट पे टिफनी और नैन्सी ग्रेंजर को घेर ली थी और उसे समाप्त कर ही देती, लेकिन एन मौके पे ग्रेंजर टिफनी को किक करती है। इससे टिफनी फर्स्ट फ्लोर से नीचे सीधा एक नुकीली ऑब्जेक्ट पे गिर के खत्म हो जाती है। देन ग्रेंजर एक ट्रॉफी से नैन्सी पे हमला करके उन्हें भी चोटिल कर देती है। फाइनली ग्रेंजर इस घर से सुरक्षित निकल पाती है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब फिल्म में एक मिड क्रेडिट सीन है जहां नैन्सी के खून से विच वाला मार्क बनता है, डिपिक्टिंग कि ये सब खूनी खेल शायद शेडी साइड के कर्ज की वजह से हो रहा है। और यहाँ पे फिल्म फाइनली खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी फियर स्ट्रीट प्रॉम क्वीन की कहानी, जो कि एक प्रॉपर स्लैशर फिल्म है। एंड लाइक आई प्रॉमिस्ड, इसे समझने के लिए आपको कोई और फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। फिल्म की कहानी भी सिंपल है, जिस वजह से किसी स्पेशल थियरीज की गुंजाइश नहीं है। स्टिल मैं आपको शेडी साइड के कर्स के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। तो लोग मानते हैं कि शेडी साइड में कर्स सेरा फियर नामक विच की वजह से है, जो कि 1666 में एग्जिस्ट करती थी। इस फिल्म के अंदर भी एक आध जगह आपको सेरा फियर लिव्स करके वॉल पे टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। नाउ कर्स की रियलिटी कुछ और ही थी। दरअसल शेडी साइड का कर्स सेरा फियर की वजह से नहीं था। मतलब भले सेरा फियर को 1666 में विच मानकर लटकाया गया था, स्टिल सेरा फियर इस जगह को कर्स नहीं की थी, वो अच्छी थी। रादर ये गुडे फैमिली के डेविल से की गई डील का नतीजा था। असल में सोलोमन गुडे ने अपनी फैमिली के लिए पावर और दौलत हासिल करने के लिए शैतान से एक पैक्ट किया था। इस डील के तहत गुडे फैमिली की हर पहली औलाद शेडी साइड के लोगों को शैतान को कुर्बान करती थी। इस तरह सनीवेल, जहां गुडे फैमिली अभी फिलहाल रहती है, वो हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रहा, जबकि शेडी साइड में लगातार खून खराबा और डर का माहौल बना रहा। लोग इस सब के लिए सेरा फियर को जिम्मेदार मानते थे और उन्हें लगता था कि उसके कर्ज की वजह से ही शेडी साइड में इतना कुछ हो रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि गुडे फैमिली ही इस कर्ज की पीछे थी। मतलब वो अपनी पावर को बरकरार रखने के लिए शेडी साइड के मासूम लोगों की बलि चढ़ा रहे थे। ये कर्ज फाइनली 1994 में जाके खत्म होता है। मतलब फियर स्ट्रीट 3 जो मूवी है वहां इसकी एंडिंग होती है। और क्योंकि फियर स्ट्रीट प्रॉम क्वीन 1988 में सेट है, तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइम पे कर्ज खत्म नहीं हुआ था। वैसे पुरानी तीनों फिल्मों पे डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है और उसके बारे में जानने के लिए आप मेरी फियर स्ट्रीट की बाकी 3 एक्सप्लेनेशंस देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। सो यस, यहाँ मैंने आपको फिल्म के बीच का कनेक्शन भी समझा दिया है और इसी पॉइंट पे हम वीडियो को खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।